Good evening students, good evening to everyone. Today I am here to teach you the chapter first of geography, the resources and development. As you all know, हम हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट लेके आए थे और उसमें काफ़ी लेक्चर मैं कंप्लीट करा दिया हूँ. यदि आप कंप्लीट लेक्चर को देखना चाहते हैं एज ए क्रैश कोर्स, एंड आई थिंक कंप्लीट भी है बट क्रैश के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है. तो अगर कंप्लीट आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे TSVC ऐप पे जाएंगे आप. बहुत बच्चे जानते हैं TSVC हमारा ऐप का नाम है, उसको जाएंगे आप डाउनलोड करेंगे TSVC, उसको वहीं पे सारे के सारे हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं. आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अभी देख सकते हैं, बाद में उस पर पेड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं चैप्टर 1 कंप्लीट देख सकते हैं. इसमें के कुछ लेक्चर देख सकते हैं. चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके कुछ पार्ट आप देख सकते हैं फ्री में. बाकी जितने भी लेक्चर हमारे अपकमिंग लेक्चर हैं सारे के सारे पेड हो जाएंगे. हमारा चैनल है द साइंस विजन करके, TSVC यूट्यूब पे है. आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें सो दैट वी कैन गेट आवर मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम एनर्जी के साथ वीडियो को डालते रहें और क्वालिटी कंटेंट. वी आर वर्किंग ऑन द वीडियो क्वालिटी, लाइव प्रॉब्लम्स वगैरह हम लोग काम कर रहे हैं, बट आप इसे शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसे एक्सेस कराएं सो दैट और हम बेहतर कर सकें. तो इससे पहले हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं. इससे पहले हम पहले ही बता चुके हैं आपको, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें का मैंने हमको लग रहा है 50 to 60% पार्ट को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, लेकिन इसमें उसे आपको मिल जाएंगे ऐप पे. लेकिन ये है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट. ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर. इसको आज हम पढ़ेंगे, कुछ पार्ट 30 मिनट के आसपास आज हम अध्ययन करेंगे और बाकी नेक्स्ट पार्ट के द्वारा हम अध्ययन करेंगे. तो आते हैं, हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ये रिसोर्सेज होते क्या हैं? बेसिकली आपने सुने होंगे, अगर हमारे पास ये रिसोर्स होते हैं, मेरे पास उतने रिसोर्स होते हैं तो मैं बाहर जाके पढ़ाई कर लेता, मेरे पास उतने रिसोर्स होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे. बेसिकली लोगों के मुंह से आप बात करते सुने होंगे. रिसोर्स मतलब होता है संसाधन. संसाधन क्या? जो ऐसी चीज़, ऐसी वस्तुएं, ऐसे चीज़ जो हमारे नीड्स को फुलफिल कर दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, वही रिसोर्स कहलाते हैं. सिंपल से यदि आपसे पूछे व्हाट इज द रिसोर्स, का नाम द थिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स. ऐसी वस्तु, ऐसा गुड्स, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल कर दे, वो रिसोर्स कहलाएंगी. दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है. जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करे वही रिसोर्स कहलाएंगे. जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल ना करे, याद रखिएगा, हमारे रिसोर्स नहीं कहलाएंगे. हाँ, हमारी ज़रूरतें कुछ काफ़ी छोटे स्तर की हो सकती हैं, हमारी ज़रूरतें कुछ बड़े स्तर की हो सकती हैं, लेकिन अगर छोटे स्तर की ही ज़रूरतें हैं बट उसको फुलफिल तो कोई करा रहा है ना, दैट इज रिसोर्स. मान लीजिए हमारे नेल बड़े हो गए हैं तो उसको काटने के लिए नेल कटर है, दैट इज अ रिसोर्स टू, वो भी एक रिसोर्स है बट वो छोटे स्तर का रिसोर्स है. देखिए हम बात करते हैं एंड्रॉयड, टैबलेट, ये सब क्या है, ये भी रिसोर्स हैं. बड़े स्तर के थोड़ा महंगे हो जाते हैं और हमारी ज़रूरतों को और हमारे काम को काफ़ी ईजी बना देते हैं, रिसोर्स हैं. तो बेसिकली NCERT का जो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास. कहेंगे सर इसमें डेवलपमेंट कहाँ से आ गया? बेसिकली देखिए, आज इंसान फर्श से लेकर अर्थ तक पहुँचा है, यानी ज़मीन से लेके आकाश और ज़मीन के बीच में एरोप्लेन फ्लाइट को हम उड़ा रहे हैं, ठीक है. हम हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके हवा के भी तेज गति से हम एज अ ट्रेन चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन हो गई, और बहुत सारे हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ों का इन्वेंट आविष्कार कर चुके हैं जो हमारी ज़रूरतों को फुलफिल करती हैं. वेरी सिंपल. तो जो रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स से ही डेवलपमेंट का रास्ता दिखाई देता है. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट वही होगा जहाँ पर रिसोर्स होंगे. सिंपल सी बात है. तो आपसे कोई पूछे यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से क्या मतलब है, तो भाई साहब रिसोर्स और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जहाँ पे रिसोर्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे रिसोर्स नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है. समझ में आ रहा है? अगर बात करें वैसे, अगर सेलो लेवल पे बात करें, मोटे स्तर पे मैं आपसे बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री के पास जितना रिसोर्स होता है उतना ज़्यादा डेवलप्ड होता है. सही है, लेकिन जरूरी नहीं जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा रिसोर्स हो उतना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, नेसेसरी नहीं है. उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. उस रिसोर्स को अपने योग्य बनाने के लिए, हमारे नीड्स को फुलफिल कराने के लिए हमारे पास वैसा स्किल होना चाहिए, तभी तो जाके वो रिसोर्स कहलाएगा. सिंपल, मैं बच्चों को बताता हूँ जो पढ़ाता हूँ क्लास में. अगर आप अपने दरवाजे पे खड़े हैं, एक कबाड़ी वाला जा रहा है, तो कबाड़ी वाला जा रहा है तो आप उसके पास बाय द वे से आप घूमते चले गए, या कुछ बेचने गए, घर का कोई कचरा उसको बेचने गए, लाइक कोई लोहा वहा या कोई प्लास्टिक बेचने गए. तो आपने देखा, आप 9th में पढ़ रहे हैं, अगले साल आप 10th में जाने वाले, आपने देखा 10th का वहाँ पे साइंस का बुक है, वहाँ पे कोई बेच दिया है,
तो आप बताइए कबाड़ी वाले के लिए वो साइंस की बुक की कोई कीमत है? कोई उसकी कॉस्ट और कोई वैल्यू नहीं है, वो तो उसको केजी के प्राइस पे ले लिया है। जब आप उसे देखेंगे ओ माय गॉड ये तो मैं 10th में जाने वाला हूँ, 10th के मेरा NCERT का मैथ्स साइंस है, आप उसे तुरंत खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि आप उसमें आगे क्लास में वही पढ़ने वाले हैं और वही पढ़ के आपका बेस आप जो भी है आगे बढ़ेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो वो रिसोर्स है आपका डेवलपमेंट करने के लिए, आप उसे पढ़ेंगे। दैट सिंपल, वेरी सिंपल है, समझ रहे? लेकिन वही कबाड़ी वाला रिसोर्स लेके कितना बड़ा रिसोर्स लेके घूम रहा है उसको खुद नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं जानता है, जबकि उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकता था यदि पढ़ा लिखा होता तो सिंपल सी बात है, रिसोर्स और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है ना, एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जहाँ पे रिसोर्स वहाँ पे डेवलपमेंट, जहाँ पे रिसोर्स नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्किल्ड माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी दुनिया आज जहाँ भी पहुँच गए हैं, मार्स पे वी आर गोइंग टू रीच ऑन मार्स, मार्स पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। हमने 1969 में हमने चंद्रमा पे चले गए, हम लोग चंद्रमा पे जा चुके हैं। और जितने भी हम आज साइंस एंड टेक के वर्ल्ड में रिसर्च करते जा रहे हैं, एक से बढ़ के एक टेक्नोलॉजी को हम ईजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं और सुपर मानव बने हैं, सारा का सारा रिसोर्स के दम पे। सर ये रिसोर्स आता कहाँ से है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे अर्थ से आता है। ये रिसोर्स क्या होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे, कितने काइंड्स के रिसोर्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, सारे क्लासिफिकेशन को, ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्रैश है लेकिन डिटेल भी है, क्रैश कोर्स समझिए, लेकिन आपको एग्जाम से पहले कवर करा दिया जाएगा। बट आपका सपोर्ट चाहिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कर लें। तो जो रिसोर्स हैं उसका क्लासिफिकेशन डिटेल में देखेंगे, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, सारे टाइप का डिटेल में अध्ययन करेंगे। और भारत में रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और मानव जाति, ह्यूमन बीइंग्स आज यहाँ पे आए हैं, तो कितना रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करके, ओवर यूटिलाइजेशन करके आज यहाँ पे इंसान, ह्यूमन बीइंग्स पहुँचे हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। क्या कहीं इंसान विकास के दौर में, डेवलपमेंट की होड़ में हम विकसित बन जाए, हम विकसित बन जाए, हम विकसित बन जाए, हम जमीन के गर्भ से खोद के इतना रिसोर्स निकाल लें, उस दुनिया से आगे, उस कंट्री से आगे चल जाएं, उस कंट्री से आगे चल जाएं, क्या उस डेवलपमेंट की चाह में क्या हम अपने पृथ्वी को खो तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज को खो तो नहीं दे रहे हैं डे बाई डे, या खोते तो नहीं जा रहे हैं? ऑफकोर्स खोते जा रहे हैं, वो भी इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, रिसोर्स है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्स का दोहन क्यों हो रहा है, हमारे भारत में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और रिसोर्स को बचाना कैसे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। उस रिसोर्स को यदि हम बचा लेते हैं तो हम अपनी मानव जाति के साथ साथ धरती को भी बचा लेंगे। रिसोर्स का अगर सही वे में, अगर बैलेंस वे में प्लानिंग करके, प्रॉपर वे में अगर इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके चल रहे हैं, तो आने वाले जनरेशन को भी हम एक गिफ्ट दे के जाएंगे और हमारे अर्थ को भी बचा लेंगे, जो अर्थ इस समय जल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। जस्ट वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर्स, इस रिसोर्स के दम पे ही। और आज पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, दे आर फाइटिंग टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स। पूरी दुनिया आपस में आज लड़ रही है तो रिसोर्स के लिए लड़ रही है। या आपने सही सुना, पूरे लोग रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं। हर कंट्री चाह रहा है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन इतने हो जाए, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाए, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाए, मैं उस कंट्री को दिखा दूं, मैं उस कंट्री को दिखा दूं। व्हाट इज दैट? दे आर ऑल टॉकिंग, दे आर ऑल डूइंग देयर डेवलपमेंट। सब कोई अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, सब कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। ये जो भी बातें हो रही हैं, सारे के सारे रिसोर्स की बातें हो रही हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास जो रिसोर्स हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे, जो हम लोग का मोटिवेशन मिलेगा, साथ साथ हमारे पेड कोर्स को आप लेंगे तो हमको जो रिसोर्स मिलेगा, दैट इज अ रिसोर्स। व्हाट? करेंसी इज अ रिसोर्स। हम और अपने इंप्रूवमेंट करेंगे, हम अपने स्टूडियो को और बेटर बनाएंगे। क्या यही रिसोर्स है हमको डेवलप कराता है? अगर रिसोर्स नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो खैर हम आगे इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब डिटेल में देखेंगे A to Z। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका जो है, देखिए आई थिंक सब कोई देख पा रहा होगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है रिसोर्सेज, इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सॉरी, किसी भी चीज को समझने से पहले उसका डेफिनेशन डिटेल में जान जाते हैं, वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये क्या रिसोर्स आखिर होते क्या है, रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखेंगे। मैं तो बेसिकली आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रिसोर्स, तो ना, रिसोर्स इज द थिंग दैट फुलफिल ह्यूमन बीइंग्स नीड्स, या दैट फुलफिल आवर नीड्स। वैसी चीजें, वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, फुलफिल कर दे, दैट इज अ रिसोर्स। वही एक रिसोर्स है, सिंपल सी बात है। जो आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, रोड पे पड़ा हुआ है, दैट इज अ क्या, वेस्ट, वो एक कचड़ा है और कुछ नहीं। एनफ। ओके, तो आते हैं इसमें, देखते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज
टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। हमारे एनवायरमेंट कहें क्या है सर? देखिए, हम जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं, उसके सराउंडिंग्स में चारों ओर जो भी जैविक, बायोटिक, अबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, जो भी वस्तुएं, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी थिंग्स हैं आपके सराउंडिंग्स में चारों ओर हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट को क्या है? पार्ट है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डिजिटल बोर्ड है, लाइट है, फैन है, और प्लाई है, रूम है, और बैकग्राउंड है, ट्राइपॉड है, मोबाइल है, माइक है, क्या है? ये हमारे एनवायरमेंट के सराउंडिंग्स में क्या चीज़ें पड़ी हैं, वो हमारे एनवायरमेंट हैं। आप जहाँ होंगे, बल्ब होगा, टेबल होगा, फैन होगा, जो भी होगा वो क्या है? एनवायरमेंट है। तो कह रहे एवरीथिंग अवेलेबल इन्वायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में हर वो चीज़, हर एक चीज़ जो क्या करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर दे, वो रिसोर्स कहलाएगा। नहीं, आगे पढ़ लीजिए, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है, लेकिन कैसे पूरा करें, किस तरह पूरा करें? इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी टेक्नोलॉजिकली वो एक्सेसिबल हो, उसकी पहुंच सब लोगों के पास हो। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सुपर कंप्यूटर, नॉर्मल इंसान सुपर कंप्यूटर को नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसका टेक्नोलॉजिकली काफ़ी क्रिटिकल, उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, सब कोई नहीं चला सकता है। वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, बड़े बड़े रिसर्च उस पर होते हैं, सबको नहीं, वो अगर नॉर्मल इंसान को मिल जाए तो चला भी नहीं पाएगा। तो रिसोर्स है। अगर मान लीजिए एंड्रॉयड, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा नहीं? जो स्मार्टफोन है, अभी स्मार्टफोन अभी सब कोई चला ले रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यही स्मार्टफोन आज से 80 साल पहले आया होता, और या स्टार्टिंग में जब कोई उसे कोई छुआ होगा, पहली बार लिया होगा, तो क्या उसे चला पाता होगा? नहीं चला पाता होगा। या आज ही का जो आईफोन है, आप अपने दादाजी को दे दीजिए, अपने दादी जी को दे दीजिए, जो 100 के अप्रॉक्स में जो लोग हैं उनको दे दीजिए, उस आईफोन का इस्तेमाल वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो भी तो रिसोर्स है ना, बट वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल उनके लिए नहीं है, वो उतनी स्किल्ड नहीं उसे चला पाएंगे। बट अगर हम हैं, चला ले रहे हैं, तो हमारे लिए रिसोर्स है। सिंपल। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली फिजिबल, भाई आर्थिक रूप से पॉसिबल हो, आर्थिक रूप से संभव हो, सब कोई क्या खरीद सके, कोई ऐसा एंड्रॉयड बनाए जो हमारे और आपके काम को आसान बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल, आपके और हमारे काम को बहुत ईजी बनाते, कोई ऐसा एंड्रॉयड बन जाए, बट उसकी कीमत 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो, तो क्या वही रिसोर्स होगा? ऑफकोर्स रिसोर्स होगा, लेकिन हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि इकोनॉमिकली मेरे लिए फिजिबल नहीं है। आज एंड्रॉयड सबके पास है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है, सब कोई रख रहा है, दैट इज़ अ रिसोर्स। आपके लिए रिसोर्स है, आईफोन भी रिसोर्स है, बट सबके लिए नहीं, जिसके लिए है उसके लिए तो रिसोर्स है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए जो है वही हमारे लिए रिसोर्स है। सिंपल। इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सबसे बड़ी बात, इफ वी आर इंडियंस, और इंडिया में भाई कल्चर का कितना यहाँ पे अहम रोल है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कल्चर ही क्या है? सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बट कल्चर की बात करें, हमारी इंडियंस के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, और हमारी इंडियंस की जो भारतीयों की भारतीयता है, वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ा होता है। तो अगर हमारे कल्चर में अगर कोई रिसोर्स है, अगर हमारे कल्चर में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। लाइक मान लीजिए मैं किसी दूसरे रिलीजन से हूँ, मेरे रिलीजन में वो बैन है, कोई रिसोर्स है वो बैन है, मतलब वो मतलब रिलीजन के तौर पे उसका मतलब उसको एक प्रकार कह लीजिए मना है, धार्मिक तौर पे मना है। अगर मैं उसका इस्तेमाल करूँ तो सोसाइटी हमारा बॉयकॉट करेगी। सोसाइटी से आप देखते हैं आए टर्म में, आने वाले टाइम में, और अभी भी देख रहे होंगे, अभी रिसेंट में बहुत सारे मूवी होते हैं, जब उसका ट्रेलर वगैरह लॉन्च होता है, तो अगर उसमें धार्मिक रूप से कोई भी चीज़ें बता दी जाती हैं, चाहे महाभारत को लेकर, चाहे रामायण को लेकर, चाहे मोहम्मद साहब को लेकर, कुछ भी उसमें बता दी जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा भी अगर किसी भी इंसान के कल्चर में या किसी भी इंसान के सेंटिमेंट से थोड़ा सा भी उसमें खिलवाड़ होता है, तो लोग बॉयकॉट कर देते हैं और चीज़ें मतलब पूरी की पूरी खत्म हो जाती हैं। बहुत सारा विवाद इशू पैदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में अगर वो एक्सेप्ट नहीं है, अगर आप उसे ला रहे हैं, तो यू हैव टू फेस डिफिकल्टी, सामना करना पड़ेगा, तो भी रिसोर्स नहीं कहलाएगा। आई होप आज के बाद रिसोर्स से कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर करेंगे। फिर भी रिसोर्स क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, इन आवर एनवायरमेंट दैट फुलफिल आवर नीड्स, बट व्हाट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, दैट इज अ रिसोर्स। एक ये है एनसीईआरटी का लाइन है, वो पूरा उसी का लाइन है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ रिसोर्स है, यहाँ पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके मोबाइल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट पॉड है, वहाँ पे पवन चक्की है, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये देखिए, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे आत्मनिर्भरता, एक दूसरे पे निर्भरता, रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। नेचर, टेक्नोलॉजी, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस,
कोई भी रिसोर्स तभी बनेगा, कोई भी रिसोर्स तभी बनेगा, ध्यान रखिए, कोई भी रिसोर्स तभी बनेगा जब नेचर तो भाई प्राइमरी फैक्टर है, टेक्नोलॉजी और हमारे इंस्टीट्यूशंस, जब तीनों एक सेंटर में आके जब तीनों मिल के काम करेंगे तब जाकर रिसोर्स होगा। मैं समझाऊँ, देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी का नॉर्मली इस्तेमाल क्या है, हमारे गड्ढे को भर सकते हैं, नॉर्मली गड्ढे को भर सकते हैं, डायरेक्ट मिट्टी कहीं से लाइए, अपने गड्ढे को भर लीजिए, घर में जो भी गड्ढा उसको भर लीजिए, सिंपल सी बात है। अब उस मिट्टी को क्या कीजिए, उस मिट्टी को आप पानी डालिए, अभी सिर्फ हम वही नेचुरली वही काम किए हैं, अभी ऊपर से कुछ भी अपना स्किल्ड नहीं जोड़े हैं, ना उसमें टेक्नोलॉजी जोड़े हैं, ना कुछ किए हैं। अब उसी मिट्टी को मैं लाया, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा इस्तेमाल किया, उसको गीला किया, कोई उसमें मटेरियल डाला और मटेरियल डाला, गीला किया, सीमेंट डाला और चीज़ डाला, उसको एक सांचे में रख लिया, ढाल दिया, 2 से 3 दिन उसको ड्राई किया, सुखाया, उसके बाद उसे ला के आग में मैं उसको पका दिया, पूरे के पूरे उसको आग में रख दिया, बहुत सारे डिग्री टेम्परेचर पे उसे मैं पका दिया अच्छे से, वो क्या बन जाएगा, एक ब्रिक बन जाएगा, ईंट बन जाएगा, ईंट का रूप ले लेगा। नेचर से हमने लिया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसमें कुछ लोगों का हेल्प लिया, कुछ संस्थाओं का हेल्प लिया, कुछ लोगों का हेल्प लिया, कुछ लेबर को, सारे लोगों का हेल्प लिया, तब जाकर वो क्या फाइनली बना, वो एक रिसोर्स बना, रिसोर्स तभी बनेगा। नेचर का तो भाई कोई भी इंसान नहीं है धरती पे कह दे भाई हम ये रिसोर्स बनाए हैं तो हम हवा से लेकर डायरेक्ट बना लिए हैं, यानी हम धरती से यानी एनवायरनमेंट से या अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। जो भी इंसान आज फर्श से लेकर अर्थ तक पहुंचा है, जमीन छोड़ के आकाश छोड़ के बीच में, यानी आकाश में ही कह लीजिए, हवाई जहाज उड़ा रहा है, मेट्रो ट्रेन चला रहा है, या जो भी है बुलेट ट्रेन है, या हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, या बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, सारा का सारा डेवलपमेंट हमारी धरती के गर्भ को, हमारी धरती अर्थ से नीचे से एक्सकवेशन करके, खुदाई करके, उसको टेक्नोलॉजिकली उसका इस्तेमाल करके और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेके तब जाकर उसको रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म किया गया, यानी ह्यूमन बींग्स। सेंटर में तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स नहीं तो कुछ नहीं है। इस ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, नेचर से सामान लाया, फिर टेक्नोलॉजिकल उसमें अपना जो भी डेवलपमेंट करना था उसमें इस्तेमाल किया और फाइनली क्या किया, इंस्टीट्यूशन का सहारा लेके उसको रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इंटरडिपेंडेंसी है, तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो रिसोर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई लकड़ी है, कोई भी वुड है, रास्ते पे पड़ी है, कोई छू नहीं रहा है, वैसे को वैसे है, वो रिसोर्स नहीं है। अगर बीच रास्ते में तो भाई किसी के लिए तो दुर्घटना का कारण बन सकता है, वो रिसोर्स नहीं है। बट कोई बंदा जाए, उस लकड़ी को लाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, उसको काटे, उसको सेव करे, उसको शेप दे, रूप दे और कुछ संस्था का सहारा ले और उसे एक चेयर बना दे, उसे एक फर्नीचर बना दे, कॉस्टली बिक जाएगा और किसी के काम आएगा, ह्यूमन बींग से काम आ जाएगा, उसका जो कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? तीनों इंटरडिपेंडेंसी है, जहाँ पे तीनों रहेंगे वहाँ पर रिसोर्स बनेगा। ठीक है, वही बोला इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे रिसोर्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आप देख सकते होंगे सेंटर में है, तो देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सिलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी इंसान नेचर से सामान लेता है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, इंसानों का सहारा लेके, इंस्टीट्यूशंस का सहारा लेके उसी को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम लाता है, वही रिसोर्स है। सिंपल सी बात है। ठीक है, उम्मीद करते इसे भी आपको समझ में आया होगा। मैं बेस इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईजिली आप हर चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग, यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बंटवारा। रिसोर्स का बंटवारा कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, रिसोर्सेज पहले नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्राकृतिक और ये मानव द्वारा। नेचुरल में क्या है, रिन्यूएबल, जिसको बोलते हैं नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय। ठीक है, इसमें आता है ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जस्ट वी विल बी डिस्कस्ड, हम बात करेंगे आगे। और रिन्यूएबल में 2 टाइप के हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो, वाइंड, वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल में आ जाएंगे आपके नेचुरल वेजिटेशंस वगैरह आ जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, छूट रहा है, यहाँ पे है आपके वाइल्ड लाइफ, यानी जानवर हो जाएंगे, जंगल में रहने वाले जो जानवर है वो हो जाएंगे। फिर यहाँ पे रिसाइकेबल मेटल्स, नॉन रिन्यूएबल में कुछ मेटल्स होते हैं जिसे रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन रिसाइकेबल कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एक बार खत्म हो गए दोबारा नहीं आएंगे, और इसे एक बार ये भी खत्म हो जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, बट रिसाइकल कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में ये सब देखेंगे डिटेल में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे तो आप इसे PDF भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपके PDF को वहाँ पर मैं दे दूँगा, या आप हमारे कोर्स को आप बाई करते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जस्ट
यू कैन गेट दिस PDF इजली, आप आसानी से पा सकते हैं। ये है रिसोर्सेज का बंटवारा, क्लासिफिकेशन। आगे का स्लाइड हम चलते हैं, देखते हैं। आगे का स्लाइड देखिए, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बताने की आवश्यकता नहीं, आप 10th में आ चुके हैं, यू ऑल नो वेरी क्लियर। ये लिविंग थिंग्स है जिसमें जान होते हैं, आप देख सकते हैं ये सब क्या है, लिविंग थिंग, प्लांट्स, बायोटिक देख सकते हैं, अबायोटिक देख सकते हैं, इसी को नॉन लिविंग थिंग बोला गया, इसी को लिविंग थिंग बोला। इसमें जान होते हैं, इसमें जान नहीं होते हैं। यहाँ पे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, और आपके प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, और यहाँ पे आपको वाटर है, सॉयल हैं, और आपके लाइट हैं, मिनरल्स हैं, एयर्स हैं। ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको एबायोटिक भी बोलते हैं, और ये लिविंग थिंग्स हैं जिनको बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है जिसमें जान होते हैं, जिसमें जान नहीं होते हैं। आसानी से देख सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, आगे और डिटेल पढ़ेंगे। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी मैं बता रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ एक और है डेवलपमेंट। ये जो भी है सारे के सारे हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी इस समय जो है देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उद्भव, उत्थान के आधार पे, उद्भव के आधार पे, मतलब जन्म हुआ उसके आधार पे रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक, बायोटिक मतलब होता है जैविक संसाधन, जैविक संसाधन जिसमें जान होता है उसको बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसमें जान होते हैं और डायरेक्ट कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, बायोस्फीयर से, उन्हीं को बोलते हैं। इनमें जान होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है, रिसोर्स हैं, हम लोग भी रिसोर्स हैं, बायोटिक रिसोर्स हैं। ठीक है, फ्लोरा एंड फना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स, ये सब क्या है, बायोटिक है। तो क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं वन वर्ड में, वेरी शॉर्ट में वो एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक। तो बायोटिक में कौन कौन है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, हैव लाइफ, इसमें जान होती है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक, ऑलरेडी सबको जानता है। ये बायोटिक में जिसमें जान नहीं होता है, नॉन लिविंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी पहले। एक क्या है, ये कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स से ये मिल के बने होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रॉक होंगे एंड मेटल्स होंगे। ये क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उद्भव और उत्थान के आधार पे रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं उसमें आपने देखा। ठीक है, तो ये बेसिक छोटे छोटे चीज़ें हैं, इस शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में और MCQs में आ जाएंगे या लॉन्ग में भी आएंगे। तो पूरे के पूरे जितने भी क्लासिफिकेशन है सारा का सारा पूछ देगा, जो कि मैं आप एक बार समराइज करके लास्ट में पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। आते हैं नेक्स्ट, डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट। देखिए बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, कैसे एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो डिवाइड करके दिखा रहा है। और याद रखिए जो बायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं वही दोनों मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट, कैसे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और कैसे दोनों के मिलने से ही क्या बनते हैं, हमारे एनवायरनमेंट बनते हैं। कोई पूछे व्हाट इज एनवायरनमेंट, द बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स मेक्स आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं। सिंपली एकदम जोड़ उड़ के जो अपने मन से आ रहा है उसे बनाइए। बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स, ये बायोटिक फैक्टर्स देखिए वाटर है, सॉइल है, लाइट है, ये ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स हमारे ये हैं, फसल हैं और जानवर भी हो जाते हैं, वाइल्ड लाइफ स्टॉक्स वाइल्ड लाइफ हो जाते हैं, सारे के सारे बायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं। काफ़ी सिंपल है, बहुत पहले आप पढ़ते आ रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब होता है खत्म हो जाने एक प्रकार का, ऐसी चीज़ें जो खत्म हो जाएं उसके आधार पर रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं देखते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं खत्म होने के आधार पे। एक होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हिंदी में इसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, पीसीएस में, आपके एग्जाम में और ऑल इंडिया जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फाइंड आउट कीजिए, 4 ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं इसमें से कौन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, कौन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आज की पूरी दुनिया में आज होड़ चल रही है, पूरे वर्ल्ड दे आर फाइटिंग टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। सब कोई रिसोर्स के लिए लड़ रहा है, पूरी दुनिया रिसोर्स के लिए लड़ रही है। तो इसमें देखिए, देखेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो दोबारा एक बार खत्म हो जाएं फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी बेसिकली वो कभी खत्म ही नहीं होते, रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। और ये नॉन रिन्यूएबल, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो अर्थ है उसको फिर से वही डायनासोर वाला जो युग था, जो एरा था, वही वाला एक बार क्रांति होगा, यानी वही खत्म होगा। पूरे के पूरे जब अंदर फिर ज़मीन में धंस जाएंगे, लैंड के नीचे पूरे के पूरे डिकम्पोज हो जाएंगे, फिर टेम्परेचर से, प्रेशर से फिर बनेंगे, फिर क्रूड ऑयल बनेंगे, फॉसिल फ्यूल बनेंगे, तब जाके हम अगेन प्राप्त करेंगे। वो कि हाइपोथेटिकल कभी नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, पूरी वर्ल्ड इसी पे काम कर रही है। और जिस देश के पास आने वाले टाइम में जितना रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे वो देश उतना ही डेवलप्ड होगा और वो देश उतना ही एनवायरमेंटली
और इको फ्रेंडली देश होगा। और जिस देश के पास ये वाले रिसोर्स ज़्यादा होंगे उसी पे उसके देश का विकास करेगा, उस देश को बहुत सारे बैड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वाले रिसोर्सेस होते हैं काफ़ी घातक, काफ़ी फैटल होते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारे पॉपुलेशन को बहुत सारे हैम्पर करते हैं। आप देख सकते होंगे आजकल आए दिन बात चलता है, हमारे एलोन मस्क का टेस्ला की कारें हैं, इलेक्ट्रिक कारें हैं या सोलर कारें आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इसी पे वर्क कर रहे हैं और वर्किंग ऑन इट, क्योंकि ये है हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं, हमारे अर्थ को बचाते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। बट ये इको फ्रेंडली नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट, ऐसा बोला जाता है सनलाइट में सनलाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। मतलब लगभग बोला जाता है आई थिंक 100 या 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर लेंस वाला सोलर लगा दिया जाए पूरे एनर्जी को स्टोर करके पूरे वर्ल्ड के जो एनर्जी के लोगों की जो कंज्यूम के जो नीड्स हैं उसको फुलफिल कराया जा सकता है, इतना ज़्यादा होता है। आप तो लेंस के जो मैग्नीफाइंग लेंस है वही से आप देख सकते हैं कैसे मैग्नीफाइंग लेंस से अगर एक जगह 2 मिनट रख देते तो हाथ जल जाता है। तो समझिए अगर 300-400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर वो वाला जो सोलर लगा दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड के जो इलेक्ट्रिक नीड्स है सबको फुलफिल करा सकता है। ये वाइंड वाले हैं जहाँ पे हवाएं बहती हैं समुद्र से लैंड की साइड से, लैंड से समुद्र की जो हवाओं का फ्लो होता है वहाँ पे ये पवन चक्की जो है वाइंड वाले प्लांट लगाए जाते हैं, पवन चलता है और पीछे मोटर लगा होता है, बहुत सारे प्रोसेस में होते हैं, वहाँ से बिजली को स्टोर किया जाता है, लिथियम बैटरी होता है उसमें स्टोर किया जाता है। यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे बहुत हाइड्रो पावर होते हैं, डैम बनाया जाता है, पानी को गिरा के वहाँ पर टरबाइन चला के स्टोर किया जाता है और इको फ्रेंडली होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बट इसमें अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल में, यहाँ पे सेल होते हैं, देखते हैं ये डिस्ट्रॉय होगा तब भी सॉइल के लिए नुकसान होगा। साथ साथ यहाँ पे कोयला है, देख रहे हैं जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट में उसका परसेंटेज बढ़ेगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और हमारे फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं ये भी जलता है तो बहुत सारे ऑक्साइड सल्फर के हो या कार्बन के कि बहुत सारे ऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं जिससे क्या श्वास संबंधी बीमारियाँ, सांस लेने वाली बीमारियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारे परिणाम देखने को मिले हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में देख रहे हैं आए दिन जाड़े के मौसम में सफोकेशन लोग होने लगता है, स्वच्छ सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब गवर्नमेंट सतर्क हो गई है, CNG वाली गाड़ियाँ चलती हैं, फिर भी वो क्या है नॉन रीन्यूएबल है और वो कभी एक बार खत्म हो जाता है फिर दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, इसको डिटेल में और देखेंगे। आगे बढ़ते एक स्लाइड और देखते हैं, आते हैं इसी को रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स को इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसको कंप्लीट करके फिर आगे देखेंगे। बस यही एक लास्ट आपका आज का सेशन है, ठीक है। ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, आर रिन्यूएबल और रिपेंसिबल resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process like solar and wind energy, water, forest, wildlife, etc. Renewable resources may further be divided into कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज। ऐसे बोला नीचे, इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो कंटिन्यूअस और फ्लोली होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस लगातार आते हैं जाते हैं, उनका कोई ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, उसी को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें एग्जांपल के तौर पर बहुत इसमें समझाया है, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल बहुत सारे प्रोसेस से करके उस रिसोर्स को हम प्राप्त कर सकते हैं जो भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे सोलर पैनल की बात करते हैं, देखिए आज का ट्रेंड चल रहा है, सोलर से गाड़ियाँ आ रही हैं, सोलर से लाइट मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सोलर सन जो लाइट पड़ता है उसको क्या उस पर एब्जॉर्ब करता है, सिलिकॉन वगैरह जो भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है केमिकली और फिजिकली, उसका इस्तेमाल करके लिथियम आयन बैटरी में या घर पे सोलर बैटरी है तो उसको चार्ज करके स्टोर करके हमको नाइट रात के टाइम में हमको लाइट प्रदान करता है। वो क्या सब रिन्यूएबल है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे वाइंड एनर्जी में बताया हूँ, समुद्र के किनारे वाइंड के बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो चलते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस कराए जाते हैं, फिजिकल केमिकल प्रोसेस करा के बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके उस रीजन में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। वाटर वाले क्या होते हैं मैं बताया, जहाँ पे नदियों का जो पानी है बहुत ऊंचाई से हाइट से नीचे गिरता है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो गति होती है, वेलोसिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नीचे क्या किया जाता है, डैम बना ऊपर ही डैम बना के पानी को रोक के और ऊपर से पानी नीचे गिराया जाता है और नीचे क्या लगा दिया जाता है, वहाँ पे नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है। इसमें बड़े बड़े पत्ती लगे होते हैं, आगे दिखाएंगे, बड़े बड़े पत्ती लगे होते हैं और उसमें जब इंटेंसिटी के और वेलोसिटी के साथ जब पानी उस पर गिरता है तो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो सब नाचते हैं, चलते हैं और बहुत सारे उसमें केमिकल प्रोसेस होते हैं, फिजिकल जो भी होते होंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है और उसमें कोई उसके नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ वो बाद में पढ़ाएंगे आगे, डैम के कुछ बहुत खतरनाक नुकसान है वो आगे पढ़ाएंगे। फिर आते हैं वाइंड हो गया, वाटर हो गया, इनको डिवाइड किया जा सकता है ऐसे कंटिन्यूअस और फ्लो, कभी खत्म नहीं होने वाले, फ्लो में हमेशा चलते रहेंगे। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर फॉर्म्ड ओवर अ substantially long geological time, minerals and fossil fuels. This can subdivided into recyclable resources like metals.
नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स विच कैन नॉट बी रिसाइकेबल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद इन देयर यूज। देखिए ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी एक बार इसका हम इस्तेमाल कर लिए तो दोबारा ये हमें मिलेंगे नहीं। हाँ, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं अगर एक बार वो उसका इस्तेमाल किए तो उसको हम रिसाइकिल करके अगेन दूसरे फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे वो दोबारा धरती पे आगे नहीं आ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल। आप यहाँ से अगर 200 किलोमीटर जाना है 20 लीटर पेट्रोल भराएंगे, एक बार खत्म हो गया दोबारा वो धरती पे पेट्रोल नहीं आएगा। लेकिन आप अगर किसी स्टील किसी मेटल का कोई सामान खरीदे हैं वो ख़राब हो गया तो उसे क्या करेंगे आप रिसाइकल करके फिर से आप उसे अगेन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनली वो जो डीकम्पोज हो जाएगा तो दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो मिनरल्स हैं, जो मेटेलिक चीज़ें हैं, नॉन मेटेलिक चीज़ें हैं, इनको बनने में अरबों लाखों साल लग गए हैं। धरती के गर्भ में, धरती के नीचे, सियाल सिवा नीफेड डिटेल में कभी पढ़ेंगे, उसके नीचे इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग गए हैं। आज मानव जाति विदिन हमको लग रहा है 500 से 600 साल के अंदर अरबों लाखों साल जिस रिसोर्स को बनने में लगे हैं, इंसान 200 से 300 साल में उसका इतना ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया है वो खत्म होने के कगार पे है। यानी आने वाले 100-150 साल के बाद 100 या 200 ईयर्स लेटर पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। बट वही होता है ना, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। इंसान भी कम नहीं खुरा पाती है। जब एक खत्म होगा तो इंसान उसमें दूसरा दिमाग लगा लेगा, ठीक है, और रिसर्च करते जाएगा, क्योंकि इंसान के जो माइंड है उसकी भी सीमा भी तो नहीं है, बहुत कुछ कर सकता है इंसान, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक बार ये जो खत्म हो जाएंगे तो नहीं आएंगे। कुछ मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करके अगेन हम अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ईंधन, वही ईंधन जो कीड़े मकोड़े और प्लांट्स के नीचे 1000 ईयर्स वहाँ पे धरती के नीचे गर्भ में प्रेशर से, टेम्परेचर से लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको बनने में। उसके बाद इंसान 100-200 साल के अंदर निकाल के ओवर यूटिलाइजेशन कर ले। जो पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं, केरोसिन ऑयल हो गए, LPG हो गए, CNG हो गई, वही फॉसिल फ्यूल है। एक बार खत्म हो गए दोबारा नहीं आएंगे। आपको लगता है वो खत्म होता है तो हमेशा आता है। भाई अभी जिनके पास स्टोर है, जो भी गल्फ कंट्री हैं, चाहे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, जो भी हैं, उनके पास स्टोर है, अभी दे रहे हैं। जब स्टोर खत्म हो जाएगा उससे पहले इंसान नया ऑप्शन तलाश लेगा, ठीक है। लेकिन खत्म होगा, याद रखिए फॉसिल फ्यूल खत्म होगा, मिनरल्स खत्म होंगे, चाहे मेटलिक मिनरल्स हो या नॉन मेटलिक मिनरल्स हो, वो खत्म होंगे, क्योंकि धरती की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। और इस पर हमको एक स्टेटमेंट आ गया, महात्मा गांधी बोले थे, ये धरती है ना, एक इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, ये मैं भूल रहा हूँ, महात्मा गांधी बोलते हैं ये धरती है इस पूरे अर्थ पे रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। पूरे अर्थ पे जितने लोग रहते हैं उनके नीड्स को फुलफिल कर सकती है, लेकिन एक इंसान के ग्रीड को, लालच को ये धरती पूरा नहीं कर पाएगी। यानी कि एक इंसान इतना लालची हो सकता है पूरे ब्रह्मांड को भी हड़प लेना तो कहेगा हमको पूरा ब्रह्मांड ही अभी कम पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये गांधी जी का कोटेशन बहुत हमेशा चर्चे में रहता है। गांधी जी कितने विजनरी आदमी थे, कितने दूर तक सोचते थे, जो गांधी जी अभी तक उनके जो स्टेटमेंट है अभी तक काफ़ी रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल हैं एंड विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। एक बार फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एंड गेट एग्जॉस्टेड विद इन देयर यूज़, एक बार उसका यूज़ हो गया वो खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं बस इसमें कुछ एक स्लाइड है, फोटो में आपको दिखा सकता हूँ। स्लाइड में ये देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या है, वाइंड वाले वो पाइप क्या बोलते हैं, पवन चक्की बोलते हैं, वो है, उसका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये थर्मल पावर प्लांट है, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये फॉसिल फ्यूल से जला के यहाँ से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वही है, डिटेल में दिया है। यहाँ पे में भी हमको सोलर दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ पे वही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के एग्जांपल, ठीक है, वो सारे के सारे एग्जांपल इसमें लिखा है। हाँ, इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसको अब आगे की जो भी स्लाइड है आगे हम कल देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ऐप पे जाएंगे, सारे लेक्चर आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर। 1-2 लेक्चर आपको फ्री मिल सकते हैं, लेकिन बाद में आपको पेड करने होंगे और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो सुधार है बता सकते हैं आपके वॉइस में, वीडियो क्वालिटी में, या जो भी एक्सेट्रा आप अपना सजेशन दे सकते हैं चैट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अगेन द साइंस विजन चैनल आप पाएंगे, TSBC लिखेंगे, यूट्यूब पे मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करेंगे और TSBC ऐप को भी इंस्टॉल करेंगे ताकि कंप्लीट लेक्चर आप देख सकें, ठीक है। और ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।